सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अरपा के पवित्र तट पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण बड़े ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इसके साथ ही साथ राज्य में 26 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने विकास और सांस्कृतिक विरासत दोनों को महत्व देने की बात कही है। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि यह परियोजना प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने और स्थानीय बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत करने में सहायक होगी। निर्माता भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और साथ ही साथ 26 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन है। तो ऐसे अवसर पर सबसे पहले तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत नमन करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, तब से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है और हम क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी नगर निगम के बहुत आभारी हैं कि ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाए और ऐसे समय में इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे विधायकगण श्री अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी, सुशांत शुक्ला जी, सबकी उपस्थिति यहाँ पर रही है। महापौर पूजा विधानी जी, सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासा देवी कैवट हवाई अड्डे से शुरू हुई रात्रि उड़ान सेवा पर विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही रात्रि लैंडिंग की मांग अधिकार पूरी हो गई है। और जहां आपको बताते चले कि आखिरकार पूरी होने पर उन्होंने बताया कि बिलासा देवी कैवट हवाई अड्डे पर रात्रि से उड़ान सेवा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई और जहां इस सेवा से यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी तो वहीं प्रदेश में विमान सुविधा और भी इसको बढ़ावा मिलेगा। ये मांग रही नाइट लैंडिंग के प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा बिलासपुर में आज रात्रिकालीन हवाई उड़ान सेवा प्रारंभ हुई है और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं इसके लिए क्षेत्रवासियों को, बिलासपुर के सभी हमारे लोगों को, सभी को मैं बधाई देता हूँ। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, हमारे सभी विधायक उपस्थित रहे और लोगों की एक जो उम्मीद और जो मांग रही है आज वो पूरी हुई है और आज से सीएम साहब उसका लोकार्पण किए हैं। तो कभी अब नियमित रूप से इसमें रात्रिकालीन सेवाएं शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है बहुत सारी जो दिक्कतें आते थे, कभी मौसम की खराबी के कारण, कभी लेट हो जाने के कारण जो यहाँ के हवाई जहाज को डाइवर्ट करना पड़ता था, दूसरे एयरपोर्ट में उतारने की आवश्यकता पड़ती थे नाइट लैंडिंग नहीं होने के कारण में, अब ये सुविधा हो जाने के बाद में यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेंगे और साथ ही साथ में मुझे ऐसा लगता है कि इससे हवाई सेवा में वृद्धि भी होगी और नए हवाई सेवा भी प्राप्त होने की काफ़ी हमें उम्मीद है। तो जिस तरीके से आप सभी को अपनी जानकारी दी कि बिलासा देवी कैवट हवाई अड्डे की रात्रि उड़ान सेवा शुरू हो गई है और इस पर आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से कई बार दिल्ली में मुलाकात की थी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि रात्रि उड़ान सेवा राज्य और स्थानीय निवासियों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और पर्यटन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कदम बताया। हमारे जो विमानन मंत्री हैं राम नायडू जी, उनसे कई बार दिल्ली में जाके मुलाकात किए हैं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे विधायकगण सभी जाके बात की, आग्रह किए। इंजीनियर जिनका भी सहयोग रहा है सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सबके सहयोग से आज ये बड़ा काम का शुभारंभ हो रहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय उड्डयन मंत्री श्री राम नायडू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब इससे निश्चित रूप से
हमारे प्रदेश को और क्षेत्रवासियों को लाभ होगा। हम लोग इसके लिए हमारे जो विमानन मंत्री हैं राम नायडू जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जाए और उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। बीजेपी का कहना है कि यह कदम कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही आवश्यक है। पार्टी ने इस पर जोर देते हुए यह भी कहा है कि अवैध प्रवासियों की रोकथाम और पहचान के लिए स्पष्ट कार्रवाई होना बेहद ही जरूरी है। They are overstaying here. They are actually getting the problem of infiltration has been continuing in the country, and Amit Shah ji has rightly said that those who have illegally entered the country, illegal immigrants, should be deported back. Now, Telangana is one place where even the illegal immigrants like Rohingyas and Bangladeshis are large numbers, and with the help of MIM, they are overstaying here. They are actually getting voter cards, they are getting Aadhaar cards with the help of MIM and their legislators. The government is also indirectly supporting them. So the infiltrators and the illegal immigrants who are settled in the country, across the country, not only in Assam and Bengal, Bihar, but also in Telangana, they should be actually identified and deported back. BJP. खबर झारखंड से है, जहां सियासत में शीश महल को लेकर लगातार विवाद गर्माता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जनता के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। आपको जानकारी देते चलें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची में स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि राज्य में वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और किसानों के भुगतान लंबित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने आलीशान शीश महल बना रहे हैं। आगे भी उन्होंने तमाम बातें कही, आप सुनिए क्या कुछ कहा। झारखंड की सियासत में भी शीश महल को लेकर घमासान मच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सनसनीखेज दावे किए। रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के दूसरे सबसे गरीब राज्य के मुख्यमंत्री अपने लिए आलीशान शीश महल बनवा रहे हैं। इस भवन पर 67 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो इंटीरियर और फर्नीचर के साथ 100 करोड़ से ज्यादा पहुंच सकता है। कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जनता के बीच जाकर कुछ बोलते हैं और जनता से हटने के बाद वो कुछ करते हैं, इससे मुझे लगता है कि उनको पीएचडी हासिल है, महारत हासिल है। जनता के बीच जाकर गरीबों की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं, और जैसे ही रांची पहुंचते हैं वो खुद को गरीबों को इस सरकार के अगुवा कहने वाले मुख्यमंत्री, जो मुगल बादशाह की जिंदगी जीना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जो विज्ञापन के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि लगभग 67 करोड़ 4,36,000 रुपए से शीश महल बनाने जा रहे हैं। टेंडर निकल चुका है और एक भवन कंप्लीट होते होते 100 करोड़ से भी अधिक जाएगा। साहू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस प्रस्तावित शीश महल में महंगे इटालियन टाइल्स, विदेशी शीशे का ड्राइंग रूम, करोड़ों का फाउंटेन और गार्डन बनाया जा रहा है। फिजूल खर्ची ऐसी है कि 2 करोड़ का फव्वारा, 2 करोड़ रुपये का फव्वारा लगेगा और 2.5 करोड़ का गार्डन बनेगा। मुख्य बैठक में शीशे से बना मुख्य ड्राइंग रूम बनेगा, शीशे से बना शीश महल, शीशे से बना ड्राइंग रूम बनेगा, जिसका शीशा विदेश से मंगाया जाएगा। इटली का टाइल्स लगेगा, इटली का टाइल्स लगेगा। बताया था कि जकूजी
साउना और मसाज रूम के लिए करोड़ों खर्च किए जाएंगे। गरीब प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बर्ताव, आखिर जनता के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक करने का साहस कैसे जुटा पा रहे हैं? साहू ने आरोप लगाया कि एक तरफ राज्य में विधवा और वृद्ध माता पिता को पेंशन, बच्चों को छात्रवृत्ति और किसानों को उनकी फसलों का भुगतान नहीं हो पा रहा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपने मुगल शाही भवन के लिए 67 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल रहे हैं। एक तरफ इस राज्य में विधवा को, वृद्धा माता पिता को पेंशन नहीं दे पा रहे, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे, किसान से खरीदे गए किसानों के द्वारा उत्पादित धान का कीमत नहीं दे पा रहे और अपने मुगलशाही जीवन के लिए 67 करोड़ रुपए का भवन का निर्माण कराने का, टेंडर करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की है। बहरहाल बीजेपी के आरोपों के बाद झारखंड में सियासी पारा हाई है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा रहा है। जहां आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपको बताते चलें कि नियुक्ति पत्रों का वितरण उनकी ओर से किया जा रहा है। तो एक के बाद एक सौगातें उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जनता को समर्पित की जा रही है और जहां महिलाओं को सशक्तिकरण की और अग्रसर करते हुए आज एक बार फिर से लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जहां आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन का वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। तो पहले प्रशिक्षित पत्र प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम महिलाओं को जो कि आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं उनको स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे जा रहे हैं। तो लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें बख्शी का तालाब की मेनिका पाल, माल परियोजना की मंजू सिंह जी, खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को आईना दिखाने के लिए सभी को 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की और जहां आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का कहना है कि जो लोग भ्रष्टाचार और बदलाव की बात कर रहे हैं उन्होंने अगर अपने बच्चों का भविष्य 10,000 में बेच दिया है तो इसका सीधा असर उनके बच्चों के भविष्य पर ही पड़ेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। भ्रष्टाचार है तो नीतीश कुमार ने कहा देखो बिहार की जनता को दिखाते हैं आईना, सबको 10,000 रुपया बांटा, सब लोग बिक गया। तो जो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जो लोग बदलाव की बात कर रहे थे, वो 10,000 रुपये में अगर उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया तो भाई उनके बच्चों का भविष्य तो संकट में पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत भ्रष्टाचार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री नितिन नवीन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी ओर से सीधा निशाना साधा गया, जहां उन्होंने विपक्षी नेताओं की नीतियों और फैसलों की आलोचना करते हुए उन्हें जनता के हितों के खिलाफ बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन नेताओं की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाना जरूरी है, जनता को उनके कामकाज से अवगत कराया जाना चाहिए।
नहीं, उनका इस्तीफा हो जाएगा, उस पर समस्या क्या है। आज ही उनका इस्तीफा हो जाएगा। वो कल जा रहे थे, आज शाम उनको जाना था, वहाँ मन की बात सुननी थी, तो उन्होंने कल मुझे इस्तीफा दे दिया था। तो कल रविवार था और आज सोमवार है, तो आज इस्तीफा हो जाएगा। क्या खुद अध्यक्ष आएंगे? उनका इस्तीफा हो जाएगा, जो नियम है, नियम पर नियम के अंतर्गत उनका इस्तीफा हो जाएगा। सकते हैं क्योंकि ये समय सीमा खत्म हो रही हाँ, है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आज इस्तीफा है, इसलिए आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी इस्तीफा होगा। क्या ये जरूरी है कि अध्यक्ष जी की कोई सदस्य आकर के ही विधानसभा में इस्तीफा? मैंने कहा ना, नियमावली के अंतर्गत जो भी नियम पर नियम है, उस नियम के अंतर्गत इस्तीफा होगा। उनकी जान को खतरा है, किस तरह से देखते हैं? उनके राज्य में मुख्यमंत्री है, उनका शासन सत्ता है, और तब कोई एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करे तो निश्चित रूप से उनमें घबराहट हो रही है। हार के पहले की जो घबराहट होती है वो घबराहट है, और उनको लग रहा है कि इस बार वो फिर मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली है, टीएमसी हारने वाली है। जिस तरह उनकी संप्रदायवादी नीति है, जिस तरह रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को वो पसर रही है, जिस तरह बंगाल से उद्योगपति से लेके उद्योगपतियों का पलायन हो रहा है, आम जनता उनके खिलाफ खड़ी हो रही है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या बंगाल के संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बंगाल का संसाधन बंगाल के लोगों के लिए है, न कि ऐसे लोगों के लिए। तो उनमें घबराहट साफ दिखाई पड़ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर में दादरी से 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने दादरी में स्थित मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में विशाल रैली को संबोधित करते हुए देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। जहां आपको बताते चले कि रैली के बाद विपक्ष ने दावा किया है कि प्रदेश में बदलाव की लहर बेहद ही जरूरी है, और जहां 2027 में बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी, तो वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर कहा कि अभी 20 साल और इंतजार करें। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज गौतम बुद्ध नगर के दादरी से 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश ने आज दादरी स्थित मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर बरसे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इसलिए याद रहे, ये स्वाभिमान की धरती है जिसकी हुंकार से पृथ्वी हिलती है। जो लोग कल कुछ बोल के गए हैं वो जानते हैं इस धरती की हुंकार से इनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। रैली में जुटी भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच अखिलेश यादव के बयान को लेकर सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया। विपक्ष ने कहा कि इस रैली से प्रदेश में बदलाव की लहर शुरू हो गई है और 2027 में प्रदेश की सत्ता से जनता बीजेपी को बेदखल कर देगी। इस रैली में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसका शंखनाद कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है। जनता उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है। जो लोग आए थे दादरी की रैली में वो नकली नहीं थे, वो असली लोग थे। कल की सभा नकली सभा थी, आज की सभा असली सभा है। और आज की सभा से ये संदेश चला गया है कि पश्चिम में भी समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और 2027 में श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित तौर से हम सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं और आने वाले समय में 2027 में हम सब लोग पूरी ताकत, कांग्रेस पार्टी और सारे लोग हम सब लोग ताकत से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित 27 हमारा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के दावों को खारिज किया और तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को सत्ता में वापसी के लिए अभी 20 साल और इंतजार करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का मतलब अपराध, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं के साथ बलात्कार अगर करना होगा तो प्रदेश की जनता और की ओर देखेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता की आदत 15 साल पुरानी भी लालू जी की जंगल राज की सरकार को बात नहीं आने दिया, जब लालू जी प्रत्याशी नहीं थे, बेटे थे। ये तो अखिलेश जी का 12 से 17 के बीच का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, झेला है।
इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश जी इंतजार करो, 20 साल आपका नंबर लगने वाला नहीं है। वो सद्भावना रैली किस बात की करेंगे? बताओ, जो लोग गैस की काला बाजारी करने लगते हैं छोटे से संकट में, अभी पता चला ना आपको, उनके विधायकों के यहाँ 500-500 सिलेंडर पकड़े गए। कौन सी सद्भावना दिखा रहे हैं आप? प्लीज सद्भावना के लिए आगे आइए, हम ये प्रार्थना। दादरी में हुई अखिलेश यादव की रैली ने पश्चिमी यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी और सपा सियासी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरते नजर आ रहे हैं और बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। अब नजर इस बात पर है कि सियासी गर्मी का असर चुनावी नतीजों में किसके पक्ष में जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव जीतने के लिए उत्सुक है और इसके लिए जोर जबरदस्ती, प्रलोभन, दंड और उपहार जैसी सभी राजनीतिक अपनाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारतीय जनता पार्टी यह भूल रही है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथों में होती है। आगे आशुतोष ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव को जीतने के लिए आतुर है, वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वो भूल जाते हैं इस लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास में है। और जनता इस समय माननीय मुख्यमंत्री दीदी श्री ममता बनर्जी के साथ में है। उनकी जिस प्रकार से छवि है, उनकी जो छवि सर्व वर्गों में है, उनके ऊपर थोपा जाता है किसी एक वर्ग के लिए। जिस प्रकार से हिंदुओं के अंदर, जिस प्रकार से नवरात्रि में उन्होंने काम किया, जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, और बंगाल की एक प्रतिष्ठा है, उसने जब जब कोई भी बड़े देश में आपत्ति आई है तो उसकी शुरुआत बंगाल से हुई है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से वापस जाएगी जैसे पिछले चुनाव में वापस आई थी। देखिए जिस प्रकार से तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।